बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो ईरान के अंदर सालसी कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच में, और सारी की सारी कवरेज ले गया कर्नल असवंद वो यूनिवर्सिटी के अंदर गोली चला के। यानी जो सारा मामला डिस्कस होना चाहिए था फील्ड मार्शल का, उनकी सालसी का, यहाँ एक कर्नल साहब उठते हैं, वो गोली चलाते हैं और सारी की सारी कवरेज और सारी तवज्जो अपनी तरफ कर लेते हैं। इस मामले की कुछ मज़ीद चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो मुझे हैरत हो रही थी और तरस भी आ रहा था बेचारे टाउटों के ऊपर, इदारा खुद डिफेंड नहीं कर पा रहा। यानी ISPR ने इसके बारे में एक स्टेटमेंट जारी किया, वो खुद परेशान है, वो डिफेंड कर नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं जी हमने तहवील में ले लिया है, अपने कस्टडी में ले लिया है, हम इस मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं कि स्टूडेंट के ऊपर पिस्तौल क्यों निकाला, वहाँ पे गोली क्यों चलाई, हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। वो टाउट सारे मुंह उठा के कह रहे हैं नहीं जी वो तो बेकसूर है, उसने बहुत अच्छा काम किया, बड़ा शानदार काम किया। तो जो प्रोपेगेंडा है ना, उनकी चंद चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ, फैसला आप खुद ही कर लीजिएगा। नंबर एक, जो हकायक हैं वो एज इट इज़ आपको बताता हूँ। कर्नल साहब की अहलिया और एक प्रोफेसर, इन दोनों का एक तनाज़ा चल रहा था यूनिवर्सिटी में, और ये चंद दिन पहले से चल रहा था। ये मामला पुलिस स्टेशन तक भी गया, जिसमें मुबैना तौर पे कर्नल साहब की अहलिया ने दरख्वास्त दी थी, और वो जो प्रोफेसर साहब हैं उन्होंने उस पर अपॉलॉजी करके मामला ख़त्म कर दिया। ये मामला रफा दफा हो गया था। तुलबा का एहतजाज चल रहा था यूनिवर्सिटी में, वो दीगर इशूज़ भी साथ में थे, और ख़ातून की जानिब से इस मरतबा बदरिया फैमिली कर्नल साहब को यानी उनके शौहर को और पुलिस को बुलवाया गया। कर्नल साहब जनाब पिस्तौल लेकर पहुंच गए यूनिफॉर्म के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर। हालांकि ये बिल्कुल मुनासिब नहीं था कि वो इस अंदाज में हथियार लेकर मुसल्ला होकर यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाते और इतने हसास मामले में आकर मैन हैंडलिंग करते, वो ये कर नहीं सकते थे। बहरहाल वो पहुंचे, वो पहले से ही बहुत गुस्से में थे, क्योंकि माजी में वो ये जानते थे कि एक तनाज़ा उनकी अहलिया का एक दूसरे प्रोफेसर के साथ चल रहा है। तो मैंने इसको एक एक फ्रेम करके पूरी फुटेज को देखा। एक एक फ्रेम करके जब आप देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि किसी ने भी पहल नहीं की। सबसे पहले कर्नल साहब बहुत गुस्से में थे, वो तेज़ी से आते हैं और एक नौजवान जो सफ़ेद कपड़ों में खड़ा है उसको अपने दाएं हाथ में पकड़ी हुई छड़ी के साथ कर्नल साहब मारते हैं ज़ोर से। अच्छा, इस पे नौजवानों ने कर्नल साहब को आवाज़ें लगाई कि भी ये क्या कर रहे हैं आप, आपको किसने हक दिया है। तो इस पे कर्नल साहब क्या करते हैं कि अपनी छड़ी को उल्टे हाथ में ले जाते हैं और अपने सीधे हाथ में अपना पिस्तौल पकड़ लेते हैं, और पिस्तौल पकड़ने के बाद वो एक लाल कपड़ों में मलबूस नौजवान को पिस्तौल से उसके सीने पर रख के उसको पॉइंट करते हैं, उसको पिस्तौल से धकेलते हैं। ये देखकर नौजवान डरने की बजाय मजीद वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ पे एक बास्केट वाला नौजवान वो कर्नल को वार्न करता है कि ये पिस्तौल हमें मत दिखाइए, इस पिस्तौल को आप वापस अंदर रखिए, ये आप गलत कर रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, आप पिस्तौल निकाल रहे हैं यूनिफॉर्म के अंदर। तो कर्नल साहब बजाय इसके कि वो पिस्तौल वापस रखते, अपने उल्टे हाथ में पकड़ी हुई छड़ी से उस नौजवान के ऊपर भी अटैक कर देते हैं और उसके सर के ऊपर मारते हैं। इतने में जितने बाकी नौजवान हैं वो सारे फिर कर्नल साहब के ऊपर अटैक कर देते हैं। कोई 3-4 सेकंड तक कर्नल साहब को कोई इधर से मार रहा है, कोई इधर से मार रहा है, कोई इधर से खींच रहा है। तो 4-5 सेकंड में कर्नल साहब के हालात तब्दील हो जाते हैं। अब पिस्तौल जो है उसके अंदर गोली चेंबर में नहीं है, अभी तक पिस्तौल में चेंबर में गोली नहीं है, कर्नल साहब ने उसको लोड नहीं किया। इतने में वहां मौजूद पुलिस वाले कर्नल साहब को 5-6-7 सेकंड के अंदर अंदर ही वो रेस्क्यू कर लेते हैं। कर्नल साहब को और नौजवानों को अलग कर देते हैं। कर्नल साहब को जैसे ही खुली जगह मिलती है तो पुलिस वाले उनको घेर लेते हैं, उनको साइड पे कर लेते हैं। वहां कर्नल साहब फौरी तौर पे अपने पिस्तौल को लोड करते हैं और गुस्से में एक नौजवान के पीछे लपकते हैं पिस्टल को पॉइंट करते हुए। वो नौजवान उस तरफ को जाता है, कर्नल उसके पीछे लपकते हैं और उसको पॉइंट करते हैं। खुशकिस्मती से गोली नहीं चलती। जब गोली नहीं चलती और कर्नल साहब की अहलिया उन्हें कपड़ों से पकड़ के खींच रही होती हैं कि आप ऐसा मत करें, आप ऐसा मत करें, वो कर्नल को मना कर रही थी। तो उस वक्त कर्नल साहब हवाई फायरिंग करते हैं 2 मरतबा और नौजवानों की तरफ पिस्टल पॉइंट भी करते हैं। ये है वो पूरा वकूआ जो मैंने आपको बताया। अच्छा, इसमें एक बात और अपने ज़हन में आप रखें कि अगर ये हरासगी वाला मामला था भी तो वहां पे उस वक्त मौके पर पुलिस मौजूद थी। कर्नल साहब पुलिस से बात कर सकते थे, ना कि डायरेक्टली नौजवानों को मिस हैंडल करते या मैन हैंडल करते। यानी पहला जो डंडा है वो कर्नल साहब ने मारा, दूसरा डंडा भी कर्नल साहब ने मारा, उसके बाद पिस्तौल एक नौजवान के सीने पर भी कर्नल साहब ने लगाया, और उसके बाद फिर नौजवानों ने रद्द-ए-अमल दिया। 3 वायलेशंस कर्नल साहब ने किए। उससे पहले कर्नल साहब को हाथ किसी ने नहीं लगाया। नौजवानों ने चपेड़े तब मारी,
एक मर्तबा एक नौजवान के सीने के ऊपर उन्होंने पिस्टल रखा और 2 नौजवानों के ऊपर उन्होंने डंडे के साथ अटैक किया। जब ये 3 मर्तबा कर्नल ने किया तो फिर नौजवानों ने आगे से चपेड़े मारी या उनका गिरेबान पे उनके हाथ डाला, और फिर कर्नल साहब ने बजाय इसके कि कर्नल साहब पुलिस से मदद लेते, इंतजामिया से बात करते, उन्होंने पिस्तौल लोड किया और वहीं पे फैसला सुना दिया। पहले उन्होंने सीधी गोली चलाने की कोशिश की, खुशकिस्मती से नहीं चली, तो फिर उन्होंने 2 मरतबा हवाई फायरिंग करके लोगों को मुंतशिर करना चाहा। नौजवान वहां से भागे नहीं और कर्नल साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो उनके चेहरे पे नजर आ रहा है कि ये नौजवान तो नहीं भाग रहे, अब क्या करूं मैं। तो पुलिस वालों ने वहां पे कर्नल साहब को अपनी हिसार में लिया और उन्हें लेकर साइड पे चले गए। अब इसमें ना 2 पहलू हैं। एक तो ये वो खातून वाला मामला जो कर्नल साहब की अहली है, वो मामले में अगर खातून का मौक़िफ़ दुरुस्त है, जो बज़ाहिर अगर लगता है कि दुरुस्त है, क्योंकि इस पे एक तरफ का मौक़िफ़ है ना आपके पास, वो जो प्रोफेसर जदून है उसकी तो आपने बात ही नहीं सुनी, या वो जो बाकी नौजवान है लड़के लड़कियां उनकी तो आपने बात ही नहीं सुनी। उसके बारे में तो आप नहीं जानते ना कि उनका मौक़िफ़ क्या है। उनका मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल ही बरअक्स है। आप वो सुने तो वो ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहे हैं, वो ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहां पे कर्नल साहब की अहलिया की बात सुने या बाकी लोगों की सुने तो आपको लगता है ये सच बोल रहे हैं। तो वो एक तनाज़ा है जो पुलिस हल कर सकती है, इंतजामिया हल कर सकती है, या अदालत में हल हो सकता है। इन दोनों वाकयात को ना आपको अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि कर्नल आम आदमी नहीं है। देखिए मेरे जैसा बंदा होता ना शायद इससे ज्यादा रिएक्ट कर देता, क्योंकि मैं ट्रेंड ऑफिसर हूं ही नहीं, मैंने कहीं से तरबियत ही नहीं ली हुई, मैंने यूनिफॉर्म भी नहीं पहना हुआ, मेरे पास सरकारी पिस्तौल भी नहीं है। बात को समझ रहे हैं आप? एक आदमी ट्रेंड फोर्सेस का आदमी है और सीनियर ऑफिसर है, उसके पास सरकारी असला है, उसके पास अपना यूनिफॉर्म है, उसका एक तकद्दुस है, और वहां पे पुलिस वाले मौजूद हैं जिनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर की। तो वो आदमी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। और अगर आप माहौल को गौर से देखें तो ऐसा कुछ नहीं था कि खुदा ना खास्ता कर्नल साहब की अहलिया को लोग मार रहे थे। अगर तो कहीं पे एक भी फुटेज ऐसी मिल जाती ना हमें, या कोई ऐसी शिकायत मिल जाती कि नौजवानों ने कर्नल साहब की अहलिया को पत्थर मारना शुरू कर दिया, या उन पर अटैक कर दिया, या उनके साथ खींचातानी शुरू कर दी, तो कर्नल साहब कुछ लेवल तक शायद जस्टिफाई हो जाते। लेकिन कर्नल साहब आए गुस्से में और उन्होंने गुस्से में आकर अटैक किया। अब ये गुस्सा किस बात का है? देखिए गुस्सा इस बात का है कि मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ, मैं बहुत ताकतवर हूं, मेरा इदारा सबसे ज्यादा ताकतवर है, हमारे आगे कौन बोल सकता है। ये है गुस्सा असल में। ब्लडी सिविलियंस की क्या जरूरत है कि वो हमारे सामने बात करें? वो 2 टके के नौजवान है, कीड़े मकोड़े, इनकी क्या औकात है? ये एक्चुअली एक माइंड सेट है और कोई बात नहीं है। ये कर्नल साहब का माइंड सेट था जो वो गुस्से के अंदर आए। अब नौजवान पीछे नहीं उठे तो कर्नल साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया। आप पूरी फुटेज निकाल के 10 दफा देखें, ये छोटा टोटा ना देखें, पूरी फुटेज निकाल के देखें, 10 मरतबा देखें, आपको पता चलेगा कर्नल साहब ने पहले 3 मरतबा उकसाया लड़ाई पे। 1 मरतबा डंडा मारा, फिर पिस्तौल सीने पे मारा, उसके बाद दोबारा डंडा मारा, और उसके बाद कर्नल साहब के ऊपर अटैक हो गया। फिर कर्नल साहब ने जो है वो बजाय, जब पुलिस ने कर्नल साहब को रेस्क्यू करके साइड पे कर लिया, तो कर्नल साहब बजाय साइड पे होने के उनकी गैरत ने गवारा नहीं किया, उन्होंने फौरन पिस्तौल लोड किया। और इस बीच में कर्नल साहब की अहलिया को किसी ने उंगली तक नहीं लगाई, किसी ने टच भी नहीं किया। हाँ, अब अगर वो मामला जो है इसमें अगर कर्नल साहब की अहलिया ठीक है तो दूसरे आदमी को सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। किसी भी खातून को हरासा करने का किसी को भी पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर कोई हक नहीं पहुंचता कि कोई भी किसी खातून को हरासा करे। लेकिन यह मामला जो है, ये दोनों तरफ का मौक़िफ़ सुनने के बाद आप फैसला करेंगे, एक तरफ का मौक़िफ़ सुनकर आप फैसला नहीं कर सकते। अब नाज़रीन एक और चीज मैं आपको बताता हूं। टाउट्स जो है ना वो बयानियां पहले से ही बनाना शुरू हो गए हैं, तो इस केस में अब इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यानी कर्नल की अहलिया के कहने के ऊपर 25 के करीब तलबा पे भी मुकदमा दर्ज हो गया। कर्नल के ऊपर तो मुकदमा पता नहीं कहां है, मैंने तो नहीं देखा अभी तक। तो 25 के करीब, हालांकि उसने आके पब्लिक प्लेस के ऊपर एक यूनिवर्सिटी के अंदर मुसल्ला होकर गोली चलाई है, उसके ऊपर FIR कहां है मैंने नहीं देखी। और दूसरा जो है वो जो असफंदियार साहब की अहलिया हैं कर्नल साहब की, उन्होंने प्रोफेसर जदून समेत 25 से ज़ायद तलबा और तालिबात पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। एक तरफ मुकदमा दर्ज हो जाता है, मुबैना तौर पे गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। और जो टाउट्स मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए हमारे सहाफ़ी या टाउट्स जो लोग काम करते हैं, वो इस केस में बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं कर्नल को और बहुत ज़्यादा मुखालफत कर रहे हैं दूसरी पार्टी की। तो ऐसा लगता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि कर्नल साहब को बचाया जाए। इंक्वायरी से पहले ही उन्होंने अपनी इंटेंट शो कर दी है कि कर्नल को इसमें बचाया जाएगा, और फंसाया किसको जाएगा? तलबा को। देखिए 50-50 है, कार्रवाई हो भी सकती है, कार्रवाई नहीं भी हो सकती है। अगर कोई ये कहता है कि हमेशा जब भी कोई फौजी कोई ऐसी हरकत करता है या उसके ऊपर केस बनता है तो इंक्वायरी होती है, कार्रवाई होती है, तो ये बात भी झूठ है।
अगर इंक्वायरी हुई होती तो बलूचिस्तान के आज ये हालात ना होते। 2005 में डॉक्टर शाजिया को एक रेप का सामना करना पड़ा बलूचिस्तान में। डॉक्टर शाजिया खालिद आपको याद होंगी, बलूचिस्तान की, उनका रेप किया गया था। उनके शौहर जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर रहते थे, वो भी बेचारे इमीडिएटली फिर वापस आए, वो अब पाकिस्तान में नहीं रहती खातून। तो बलूचिस्तान की डॉक्टर शाजिया थी, उनका रेप किया गया। कैप्टन हमाद पे ये इल्जाम लगा था, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, किसी किस्म की उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। बलूचिस्तान में लोग पिट पिट के मर गए, लोग एहतजाज कर रहे थे कि यार खुदा का वास्ता है इसके ऊपर कार्रवाई करो, ये कैप्टन ने किया रेप, लेकिन कोई इसके ऊपर कार्रवाई करता नहीं था। परवेज मुशर्रफ को जाती तौर पे कहा गया अकबर बुगटी का कत्ल इस वजह से हुआ था। जो अकबर बुगटी का मामला है वो डॉक्टर शाजिया खालिद की वजह से मामला इतना बिगड़ गया था। वो ये कहते थे कि हमारी बेटी का रेप हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि इसमें इंसाफ किया जाए। लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब अड़ गए थे, उन्होंने कहा जी मैंने अपने तौर पे इंक्वायरी कर ली, ऐसी कोई बात नहीं है, दौड़ जाओ। बार बार कहा गया कि इंक्वायरी करवाएं, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएं, आप जुडिशियल कमीशन बना दें, कुछ करें, आप हमें इंसाफ फराहम करें, हमें यकीन दहानी तो करवाएं इंसाफ की। तो उसमें इंसाफ नहीं हुआ था। आज तक 10,000 से ज्यादा लाशें बलूचिस्तान में गिर गई हैं, 10-11,000 बंदा उसके बाद से लेकर अब तक जान से चला गया, लेकिन वो एक इंसाफ नहीं किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि हर दफा इंसाफ होता है, लेकिन चले उम्मीद रखनी चाहिए कि इंसाफ हो जाएगा। लोग जो है ना वो फुटेज निकाल के दिखा रहे हैं। इमरान खान साहब का गिरेबान जब पकड़ा था यूनिफॉर्म के अंदर ऑफिसर्स ने, ये बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता यूनिफॉर्म है और इसके गिरेबान को पीछे से एक तालिब इल्म ने हाथ डाला हुआ है। तो लोग निकाल कर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मकाफाते अमल है। अल्लाह ना करे ऐसा हो कि सिक्योरिटी फोर्सेस के गिरेबानों में अवाम हाथ डाले, लेकिन इसके लिए जो सबसे पहला काम है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को खुद ही करना पड़ेगा। अपने अपने गिरेबान को महफूज रखने के लिए अपनी अपनी हुदूद में रहना बहुत जरूरी होता है। इंसान की या किसी भी इदारे की इज्जत सबसे पहले उसके अपने हाथ में होती है, लिहाजा पब्लिक के साथ इस किस्म का पंगा करना ही नहीं चाहिए जिसके बाद आपकी इज्जत खतरे में पड़ जाए। ना इस कर्नल को करना चाहिए था, ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को करना चाहिए। लोगों ने इसके ऊपर जिस किस्म का रिएक्शन दिया ना, वो पढ़ के मुझे अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तान के इदारे से, खास तौर पे मिलिट्री के इदारे से लोगों की मोहब्बत में कितनी कमी हुई है। एक रोमांस था पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की अवाम के बीच में, लेकिन जो कुछ जनरल बाजवा ने, जनरल आसिम मुनीर ने किया, वो रोमांस बहुत कमजोर हो गया। एक बड़ी खलीज बन गई है पाकिस्तान की फौज और अवाम के बीच में, जो सूट नहीं करती। मैं अगर आप मेरे से पूछें तो सूट नहीं करती। लोगों के और इदारों के बीच में इतना गैप नहीं होना चाहिए, अदम एतमाद नहीं होना चाहिए, एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए। लेकिन भरोसा कमजोर हुआ है ना। कई जगह पे वीडियोज आ रही थी, मेडिकल कैंप लगाए फौज ने, लोगों ने कहा जाए आपकी जरूरत नहीं है। कई जगह के ऊपर लोग इनके काफिले रोक देते हैं, वहां से वापस भिजवा देते हैं। लोग नारे लगाते हैं, जिनके ऊपर फूलों की पत्तियां डाली जाती थी अब लोग उनके आने पे प्रोटेस्ट करते हैं। ये 2 ऑपरेशंस और शुरू हो गए हैं, मैं ये पहले आपको बता दूं, फिर बाकी खबरों की तरफ जाते हैं। ये एक मैंने आपको कल खबर दी थी पिछले वीलॉग में, खुरम एजेंसी में जो ऑपरेशन के हवाले से अब वहां पे इलाका खाली करवाया जा रहा है और जबरदस्ती करवाया जा रहा है। मकामी लोग कहते हैं हम नहीं चाहते यहाँ पे ऑपरेशन हो, लेकिन ऑपरेशन करना है, इलाका खाली करवाया जा रहा है। वहां पे फिजाइया ने बमबारी की है मुबैना तौर पे, और वहां पे कुछ अटैक किए गए हैं, कुछ घर तबाह भी हुए हैं। उसके बाद लोगों को कहा जा रहा है कि अपने इलाके खाली करें, जो नहीं करेगा वो जिम्मेदार होगा। एक तो ये वहां पे पंगा पड़ गया। दूसरा, मस्तूंग के अंदर इलाका खाली करवाया जा रहा है क्योंकि वहां पे कब्जा कर ही नहीं पा रहे। बहुत लड़ाई हुई मस्तूंग के अंदर, और जो बीएलए के दहशतगर्द हैं उनके और फौज के बीच में, सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में काफी ज्यादा झगड़ा हुआ है और उसमें बहुत नुकसान हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस का भी, दहशतगर्द भी मारे गए हैं। और अब मस्तूंग का इलाका खाली करवाया जा रहा है और वहां पे भी ये दावा किया जा रहा है कि फिजाइया का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी एरियल स्ट्राइक वहां पे भी की जाएगी। तो ये तो नाज़रीन है सिचुएशन। अब आ जाए इमरान खान साहब के मामले पे। इमरान खान साहब की साबिका अहलिया और उनके बच्चों की वालदा जमाइमा खान ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। उनके स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं ताकि सिचुएशन का आपको आइडिया हो जाए। उन्होंने जो बयान दिया है, बड़ा लंबा उन्होंने एक ट्वीट किया, उसके ऊपर उनका स्टेटमेंट है। कुछ 10-12 हज़ार लोग अभी तक उसको रीट्वीट कर चुके हैं और बहुत तेजी से उसके रीट्वीट्स हो रहे हैं। उन्होंने वजीर आजम बरतानिया एंडी बर्नम और वजीर खारजा बरतानिया जो हैं एड मिलीबैंड, इन्हें कहा कि आखिर बरतानिया मजीद कितनी देर खामोश रहेगा। 3 साल से मेरे 2 बेटों के वालिद और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को उनके सियासी मुखालिफिन की जानिब से आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ज़ाती इंतकामी कार्रवाई के तहत बेरहमी से सज़ा दी जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये सूरत हाल तशद्दुद के ज़ुमरे में आती है और अब उनकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर मुमकिना तौर पर जानलेवा असरात मुरतब कर रही है। ये जमाइमा ने कहा। उन्होंने कहा अक़वाम मुत्तहिदा के नेल्सन मंडेला रूल के मुताबिक मुसलसल 15 दिन से ज्यादा
कैद तन्हाई ममनू है और उसे तशद्दुद के मुतरादिफ करार दिया जाता है। इमरान खान ने यह सलूक 15 दिन नहीं बल्कि 3 साल तक बर्दाश्त किया है। अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी मुदाखलत की है और जामे तिब्बी इलाज और उनके जाती डॉक्टर तक रसाई, खानदान से बाकायदा मुलाकातों और अपने बेटों से हफ्ते में 2 बार टेलीफोन पर बात करने का हुक्म दिया है। इसके बावजूद इन अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही है। यह मामला अब महज पाकिस्तान का सियासी मामला नहीं है, ये इंसानी हकूक की एक हंगामी सूरत हाल है। फिर उन्होंने कहा जी मेरे दोनों बेटे सलमान और कासिम बरतानवी शहरी हैं। उन्हें हज़ारों मील दूर अपने वालिद की सेहत बिगड़ते हुए देखने पर मजबूर किया जा रहा है। उन्हें उनसे मिलने से रोका गया है, वीज़े देने से इनकार किया गया है। हुकूमती ओहदेदारों की जानिब से खुद उनकी गिरफ्तारी की धमकियाँ दी गई हैं और उन्हें अदालत के हुक्म के मुताबिक बाकायदगी से फ़ोन पर बात करने के हक से भी महरूम रखा गया है। इमरान खान साहब 3 साल से कैद तन्हाई बर्दाश्त कर रहे हैं। तकरीबन 10 माह से उनके ख़ानदान को उनसे राब्ते की इजाज़त नहीं दी गई है। उन्हें बुनियादी इंसानी मेल जोल से महरूम रखा गया है। किताबों, वकला और डॉक्टरों तक की रसाई से महरूम रखा गया है। ये नाजरीन जो इमरान खान साहब की साबिक अहलिया जमायमा खान, उन्होंने इमरान खान के लिए आवाज़ बुलंद की। आलमी सतह पे बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ये आवाज़ गूंज रही है। जो क्रिकेटर्स ने बात की है बैनुल-अक़वामी सतह पे, मैंने आपको बताया था कि 21 कैप्टन हैं साबिक बड़े तगड़े, उन्होंने इमरान खान के लिए आवाज़ उठाई है, तो वो बहुत वायरल हो गया। उसको लोग लाखों के अंदर उन ट्वीट्स को कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं और हर जगह के ऊपर वो वायरल हो रहा है मामला। इसके अलावा नाज़रीन एक और काम किया गया, ये बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है लेकिन आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि 3 ऐसे कैदी हैं जिन्होंने ये दरखास्त दायर कर दी है कि जनाब हमारा भी इलाज किया जाए जेल से निकाल कर। अडयाला जेल के 3 कैदी हैं, एक का नाम अलियास खान है, दूसरे का नाम मोहम्मद इस्माइल है और तीसरे का नाम अवैस अल्ताफ है। इन्होंने निजी अस्पतालों से इलाज करवाने और अहले खाना से बातचीत के लिए अदालत से रुजू कर लिया है और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने सुप्रिंटेंडेंट जेल से पेपर वाइज कमेंट्स तलब कर लिए हैं और यह भी कहा गया कि अडयाला जेल हुकाम को नोटिस करके जवाब भी तलब कर लिया गया है। अब नाज़रीन आप ये देखें कि 3 बंदे खड़े किए गए कि जनाब जो दरखास्त इमरान खान ने दी है ना वो तुम भी दे दो हाई कोर्ट में, और तुम भी कहो जी हमें प्राइवेट अस्पताल में जाना है। ये ना घटिया काम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और PMLN के लोग ऐसे घटिया काम करते हैं। यहाँ किसी ने ऐसी दरखास्त क्यों नहीं दी कि हमने लंदन जाना है, जैसे नवाज शरीफ को भेजा गया था, बिल्कुल इसी तरह की सहूलत हमें दी जाए और हमें लंदन भेज दिया जाए। हम 4 हफ्ते का कहकर जाएंगे और 4-5 साल वापस नहीं आएंगे जब तक कि हमारी सज़ा ख़त्म नहीं हो जाएगी या हालात हमारे फेवर में नहीं आ जाएंगे। नवाज शरीफ की मिसाल क्यों नहीं देते, परवेज़ मुशर्रफ की मिसाल क्यों नहीं देते, इमरान खान की मिसाल पता है क्यों देते हैं? क्योंकि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रख के तोड़ने की कोशिश की जा रही है और इमरान खान साहब को जानबूझ के इस हद तक पहुंचा दिया गया है कि अब वो भरोसा नहीं कर सकते सरकार के सिस्टम पे। ये बाकी कैदी जो है ना, ये तो जुर्म करके आए ना, ये तो नहीं है कि सरकार इनके साथ जुल्म या ज्यादती कर रही है, सियासी कैदी हैं। इमरान खान तो प्रॉब्लम ये है कि पूरा का पूरा निजाम आसिम मुनीर साहब ने जकड़ा हुआ है और उनकी जान खतरे में, वो कहते हैं उन्हें पॉइजन किया जा रहा है, तो वो सरकारी सिस्टम के ऊपर इस वक्त भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उसे आसिम मुनीर कंट्रोल कर रहे हैं। इमरान खान की सिचुएशन में और उनकी सिचुएशन में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन देखें ये काम किया जा रहा है और जज भी कैसा मुंतखब किया गया जिसके बेटे ने 2 खवातीन को सड़क के ऊपर मार दिया था। जज मोहम्मद आसिफ वो जज है जिसके बेटे ने एक गाड़ी चलाते हुए 2 खवातीन को सड़क के ऊपर कुचल कर मार दिया और चौथे दिन वो बच्चा अपने घर में था। जज ने दबाव डाल डाल के बंदे भिजवा के फैमिलियों को दबा लिया और वो दोनों खवातीन जो सड़क के ऊपर कत्ल हो गई, गैर कानूनी गाड़ी बगैर लाइसेंस के चला रहा था और वो बच्चा अपनी लाइफ इंजॉय कर रहा है और मुस्तकबिल में नाम रोशन करेगा पूरे खानदान का। 2 जवान खवातीन का कत्ल जो है वो उसके सर के ऊपर है, लेकिन जज का बेटा था इसलिए बच गया। उसी जज को लगाया गया, तो उसने जितना इंसाफ करना है वो मैं भी पहले से ही जानता हूं और आप भी पहले से इस बात को जानते हैं। नाजरीन एक और चीज मैं आपको बताता हूं, बैरिस्टर घोर और लतीफ खोसा इन्होंने जाकर मुलाकात की है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। ये गए जाकर रजिस्ट्रार से मुलाकात की, इन्होंने कहा जी हमने चीफ जस्टिस से मिलना है। क्यों मिलना है जी? इसलिए मिलना है कि इमरान खान साहब का केस हम चाहते हैं कि 1-2 दिन के अंदर लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसकी खिलाफ वर्जी की गई है और जो अहकामात उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा केस जल्दी सुना जाए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमें इंसाफ फराहम करें। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पहुंच या उनकी मर्जी के बाहर तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंसाफ फराहम नहीं कर सकते, ये हम सब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रलाइज हो जाए या इस सारे घटिया खेल से बाहर निकल जाए, फिर तो इमरान खान साहब ना सिर्फ अस्पताल जा सकते हैं बल्कि इमरान खान साहब जमानत लेके अपने घर भी जा सकते हैं। जो केसेस की सूरत हाल है उनके अंदर तो है ही कुछ नहीं,
बिल्कुल फारिग केसेस हैं। एक और खबर नाजरीन जाते जाते आखिर में मैं आपको दूंगा, और ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। आप सबसे मेरी गुजारिश है, आप दुआ भी कीजिएगा, क्योंकि मुझे खुद भी बड़ी हमदर्दी और बड़ा एहतराम है यास्मीन राशिद साहिबा का। उनके बारे में बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब ये बता रहे हैं कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और वो बीमार हैं और लगातार उनकी हालत ख़राब हो रही है। खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो सकता है, इस किस्म की बात भी उन्होंने की है। तो मेरी गुजारिश है, उन्होंने ये कहा बैरिस्टर तैमूर ने, कि हम डर रहे हैं कहीं यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से कोई बुरी खबर ना आ जाए, और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि इनकी जो मेडिकल कंडीशन है, और फिर जेल में कई कई घंटे के लिए बिजली चली जाती है, कोई बैकअप भी नहीं होता। मगर वो बहुत मजबूत खातून है, वो हमेशा कहती है कि मेरे बारे में ये ना कहा करो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने ना इमरान खान के बाद अगर मजबूती की अलामत देखा ना, बहुत ही मजबूत इनकी फैमिली से बाहर किसी को मैंने देखा, यास्मीन राशिद। मैं जेल में था एक दिन, जेल के नंबर से मैंने जेलर को कहा मेरा को फ़ोन मिला दें बाहर। उन्होंने मेरे घर का एक नंबर लेके मिला दिया। घर वाले मेरे से ज़्यादा बात ही नहीं कर रहे थे, वो अपने कामों में मसरूफ़ थे, वो कुछ मेहमान वगैरह आए हुए थे, तो मुझे शोर भी बहुत था। तो मैंने कहा ये नंबर काटो, कोई और मिलाओ। तो मैंने फिर नंबर दे दिया एक वकील का।